हेलो बच्चों, नमस्कार शिक्षक साथियों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। आज हम लोग कक्षा 8 के अतीत से वर्तमान का अध्याय 4 देखेंगे, उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। हम लोग इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे, जिस प्रश्न उत्तर में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, पाठ में आने वाले पाठगत प्रश्नों को देखेंगे और अभ्यास प्रश्नों का हल करेंगे। उससे पहले हम इसको संक्षेप में थोड़ा जान लेते हैं। इस पाठ में हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में और भारत के वनों में रहने वाले जनजातीय समाज के लोगों के जीवन पर अंग्रेजी शासन की नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा, इसको जानेंगे। हम सभी जानते हैं और इस पाठ में ये बताया गया है कि पहले के जो लोग थे, ये आप जब इस भारत के नक्शे को देखेंगे तो देखिए हर जगह अलग अलग जनजाति के लोगों को बताया कहाँ कौन कौन सी जनजाति रहती थी। आप सभी इस पाठ को विस्तार से पढ़ लेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि जनजाति समाज के लोग किस तरह से जंगल पर निर्भर थे, किस तरह से वो अपने जीवन यापन करते थे, किस तरह से वो घुमंतु कृषि करते थे, झूम खेती किस तरह से करते थे। झूम खेती क्या होता है, ये वो लोग झूम खेती करते थे। झूम खेती होता था है क्या कि एक जगह जंगल को काट छांट के साफ सुथरा किया जाता था और 2-3 वर्षों तक वहाँ खेती किया जाता था, और जब वहाँ की उर्वरा शक्ति, उपजाऊपन कम हो जाता था तो उसको छोड़ के फिर आगे चले जाते थे, यानी घूम घूम कर खेती करते थे। उसी को झूम खेती कहा जाता था। सारे उसमें जनजाति समाज के लोग थे, पूरी तरह से जंगल पर निर्भर थे। जंगल पर निर्भर मीन्स जलावन, लकड़ियों के लिए, भोजन के लिए कंदमूल, शहद, जड़ी बूटी, यहाँ तक कि शिकार भी, कुछ लोग जो मांसाहारी थे वो शिकार भी जंगल के माध्यम से ही करते थे। इस तरह वो उनकी पूरी की पूरी जो जीवन शैली थी और जीवन यापन का तरीका था वो किस पे डिपेंड था, आपको जंगल पे डिपेंड था। इसी पाठ में बीच बीच में इस तरह के पाठगत प्रश्न आएंगे जिसको हम लोग देखेंगे। और इसी जनजातीय समाज में धीरे धीरे अंग्रेज आ गए, और अंग्रेज ज़्यादा लोभ के चक्कर में और ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में जनजातीय समाज में और जंगल में वो प्रवेश करने लगे, और जंगल में प्रवेश करके जनजातीय समाजों पर वो दबाव बनाने लगे, उनका शोषण करने लगे। कई सारे कानून बनाए उन्होंने। इसी बीच में उन्होंने वन के लिए कानून बनाया, वन विभाग बनाया। 1864 में वन विभाग बनाया, 1865 में वन अधिनियम बनाया, और जिसमें क्या किया उन्होंने, जंगलों में जनजातीय समाज के लोग लकड़ियां नहीं काट सकते थे, अपने मवेशियों को 2 दिन से ज़्यादा चरा नहीं सकते थे, उसमें से जो जड़ी बूटी वो लेके बाहर बेचते थे वो सब नहीं कर सकते थे, जो भी उसकी संपदा थी उसको प्राप्त नहीं कर सकते थे, जो पहले वो करते थे। उसके बाद उनके ज़मीनों को क्या किया, दस्तावेजों में डाल दिया गया, और जनजाति समाज के लोगों का जो खेत था उसको, और जो पूर्वज के खेत से जिसमें वो खेती करते थे उसको दस्तावेज में डाल के, सरकारी दस्तावेजों में डाल के, और उस पर लगान उन्होंने लगा दिया। देखिए इसी में कई सारे आपको बीच बीच में पाठ में मिल रहे हैं ना। इसी जनजातीय समाज के लोगों का जब शोषण होने लगा तो जनजातीय विद्रोह आए, और इस विद्रोह के बारे में भी इसमें पढ़ना है। विद्रोह में कई सारे लोग आए, इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, कर्नाटक आदि राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में, आपको झारखंड जो आज है, उधर मणिपुर एरिया है, जहाँ पूर्वोत्तर के एरिया में भी बहुत सारे आपको विद्रोह सामने आए। संथाल का विद्रोह सामने आया। संथालों का ये लोग बहुत शोषण करते थे। होता क्या था कि क्या करते थे, उनकी ज़मीन पे जो फसल होते थे हाथी दौड़ा देते थे। इतना सारा लगान लगा दिया लोगों ने कि उस लगान को चुकाने के लिए जो जनजातीय समाज के लोग होते थे वो खेतों को आपको क्या बोलते हैं, कर्ज लेने लगे, खेतों बंधक रख रख के, और जिसमें वो कर्ज में डूबते चले गए। धीरे धीरे कर्ज नहीं चुका पाने के कारण वो जो सब खेत था वो सारे के सारे आपको कौन, सेठ साहूकार ने ले लिया, और उनके खेत भी इस तरह उनके हाथ से निकल गए। इसी सब शोषण के विरुद्ध में बिरसा मुंडा जैसे लोगों ने विद्रोह किया, और इसके बारे में हम इस पाठ में भी जानेंगे। बिरसा मुंडा कौन थे, ये छोटे नागपुर प्रमंडल में आपको चलकत जगह पे उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1874 को, और उन्होंने बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह चलाया था। उन्होंने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया था। उन्होंने सिंहबोगा से उनको प्रतिपादन मिला था, और इसी तरह आपको पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बहुत सारे लोगों ने भी चलाया था, आपको विद्रोह किया था, और इसको लोगों के आपको जो शोषण के विरुद्ध में जनजातीय के लोगों ने आपको
विद्रोह का काम किया था। मणिपुर में जुदा आपको जादोलोंग जो है उसमें ये जादो नाग ने जो नागा जाति के लिए और नागालैंड की स्थापना के लिए प्रयास शुरू किया। उन्होंने अपनी चचेरी बहन गिंडालियू से मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई थी और एक आंदोलन को खड़ा किया था और नागालैंड की स्थापना के प्रयास किए थे। ये सब नागा आपको विद्रोही थे। बहुत सारे आपको महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था। महिलाओं की ऐसी स्थिति थी, कुछ ऐसी महिलाएं थी, एक बार अंग्रेजी सरकार ने राधा और हीरा नाम की महिलाओं को कैद कर लिया तो फूलो और झानो ने अंग्रेजी कैंप में घुसकर 21 सैनिकों को अपने तलवार से मार दिया था। ऐसे थे वीरांगनाएं वो सब। इन सब बातों को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आप लोग पूरे पाठ को विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए हम इस पाठ के जो पहले हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, तब अभ्यास प्रश्नों पर जाएंगे। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। महत्वपूर्ण बिंदु है कि जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में आदिवासी भी कहलाते हैं। हम उनको आदिवासी कहते हैं। भारत में पहली बार रेल यात्रा 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुई। पहली ट्रेन तत्कालीन बंबई के बोरी बंदर से लेकर ठाणे के बीच चली थी। अंग्रेज सरकार ने 1864 में वन विभाग की स्थापना की तथा 1865 में वन अधिनियम बनाया, जिसकी हमने भी चर्चा भी की। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 में छोटा नागपुर के चलकद में हुआ। बिरसा मुंडा के कुल देवता सिंह बोगा थे, जिससे प्रभावित होकर वो अपने आप उन्होंने अवतार अपने आप को घोषित किया था। बिरसा मुंडा की मृत्यु 2 जून 1900 ईस्वी में रांची के जेल में हो गई। वो हैजा से उनकी मृत्यु हुई थी। अब आगे देखते हैं। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना हुई, जिसको लेके जादोनांग ने आंदोलन आरंभ किया था। जादोनांग मणिपुर के रांगमेई जनजाति का नेता था। क्लियर है? चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग पाठगत प्रश्नों को, जो पाठ के अंदर जो प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर को। जनजातीय समाज के लोग जंगल का प्रयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या उनके उद्योग को विकसित करने में जंगल की भूमिका थी? ये प्रश्न पूछ रहा है कि वो जंगल का उपयोग किन किन कामों के लिए करते थे और जो जनजातीय लोग उद्योग करते थे उसके बढ़ाने में जंगल की क्या भूमिका थी। तो यह प्रश्न का उत्तर हम आइए देखते हैं। उत्तर क्या है? जनजातीय समाज के लोगों की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति जंगलों से हो जाती थी। उनकी दैनिक जो आवश्यकताएं थी वो सारे के सारे जंगल से ही पूर्ति हो जाती थी, जैसे जलावन के लिए लकड़ियाँ, भोजन के लिए कंदमूल, फल, शहद आदि, या फिर जड़ी बूटियाँ उन्हें आसानी से जंगल से मिल जाती थी। पशुओं के लिए चारा भी उन्हें जंगल से मिल जाता था। उनके घर भी जंगल के लकड़ियों से ही बने होते थे। जंगल में पाए जाने वाले छोटे जानवरों जैसे हिरन, तीतर और अन्य पक्षियों का शिकार भी भोजन के लिए वो करते थे। और वो कहाँ रहते थे? सब जंगल में रहते थे। उसके बाद है यहाँ पे आपको उनके उद्योग धंधे भी जंगलों पर आधारित थे। हाथी दांत, बांस, कुछ धातुओं पर की गई उनकी कलाकारी दूसरे समाज में काफ़ी पसंद की जाती थी। वे रबर, गोंद आदि का व्यापार करते थे। बाद में उन्होंने लाख और रेशम उद्योगों को भी अपनाया। ये सारी चीज़ें उन्हें जंगल से मिल जाती थी। अतः जनजातीय समाज के उद्योगों को विकसित करने में जंगल की उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। स्लीपर क्या है? स्लीपर लकड़ी का तख्त था जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती है, उन्हें स्लीपर कहा जाता है। बेगारी किसे कहते हैं? बिना वेतन या मजदूरी के काम करने को क्या कहते हैं? बेगारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूर से आप क्या समझते हैं? यानी बंधक रख लेना किसी को, वही है। कर चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक की जमीन पर तब तक काम करते रहना जब तक कि कर्ज की रकम सूद समेत न चुक जाए, बंधुआ मजदूरी कहलाती है। और वैसे मजदूरों को बंधुआ मजदूर कहते हैं। चाहिए दीकू किसे कहते हैं? दीकू गैर आदिवासी सेठ एवं महाजन जो अधिक ब्याज पर ऋण देते थे और शोषण करते थे, ये व्यापारी बिचौलिए का काम करते थे, इन्हें दीकू कहा जाता था। ये पहले उस समय हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, क्या जनजातीय विद्रोह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था? इन विद्रोहों के लिए सेठ, साहूकार, महाजन कहाँ तक जिम्मेदार थे? बिल्कुल, क्या वो विद्रोह उनका था तो क्या वो अंग्रेजों के खिलाफ था? नहीं, जनजातीय विरोध सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं था।
जनजातीय विद्रोह सेठ, साहूकार, अंग्रेजों की अन्य बिचौलिए के भी खिलाफ था। सेठ, साहूकार और महाजन इन भोले भाले आदिवासियों का इतना भीषण आर्थिक शारीरिक शोषण करते थे, जिससे जनजातीय समाज ने इनके खिलाफ और उनके सरपरस्त अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सारे के सारे लोग मिलकर उन लोगों का शोषण करते थे, इसलिए उन लोगों ने विद्रोह किया, सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का अवतार क्यों घोषित किया? आइए, सन 1895 में बिरसा को उसके कुल देवता सिंह बोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली, जिसके अनुसार बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का अवतार घोषित कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते हैं? तो जनजातीय समाज के लोग हमने देखा था ना, वो आदिवासी कहलाते हैं। दीकू किसे कहा जाता था? दीकू जो थे ये गैर आदिवासी थे, जो सेठ और महाजन का काम करते थे, और ये गैर आदिवासी होते थे। अब देखिए, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? बिरसा मुंडा छोटे नागपुर क्षेत्र के निवासी थे। उसके बाद देखिए, गिंडालियों ने अंग्रेजी सरकार के दमनकारी कानून को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का प्रयास किया? तो वो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के फलस्वरूप बना था? तो वो बिहार था। आइए आगे देखते हैं। अब ये है निम्नलिखित में जोड़े बनाइए। तो जोड़े क्या है? जादूनांग जो है वो जेलिया गौरंग आंदोलन से है, जेलियांग गौरंग आंदोलन से है। बिरसा मुंडा वो का संबंध इसमें सिंहबोगा से है। कंध जाति उड़िया से है। अब देखिए, टिकेंद्र जीत सिंह ये मणिपुर से है, इनकी हत्या कर दी गई थी। और जतरा भगत ये ताना भगत आंदोलन के से जुड़े हुए थे। तो ये इस तरह से मिलान हो गया। आइए आगे देखते हैं पाठगत प्रश्नों के बाद हम पाठ के प्रश्नों के, अभ्यास प्रश्नों के। क्लियर है? आइए, प्रश्न क्या है? 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज के लिए जंगल की क्या उपयोगिता थी? कि 18वीं शताब्दी में जो जंगल थे क्या उपयोगिता थी? तो उत्तर यह है कि 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज पूर्णतः जंगल पर निर्भर था। वे जंगलों में व उसके आसपास रहते थे। उनके दैनिक उपयोग की अधिकांश जरूरतों की पूर्ति जंगलों से हो जाती थी। वे जंगलों को साफ कर खेती योग्य जमीन तैयार करते थे। भोजन के लिए कंद मूल फल इत्यादि भी जंगल से ही प्राप्त करते थे। पशुपालन भी करते थे, जिसका चारा उन्हें जंगल से ही मिलता था। उनके घर भी जंगल की लकड़ियों से बने रहते थे। इस प्रकार वे अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्णतः जंगलों पर निर्भर थे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आदिवासी खेती के लिए किन तरीकों को अपनाते थे? तो हमने पता किया था ना, तो आदिवासी जो है घूमंती कृषि करते थे, जिसे क्या कहते थे? झूम खेती भी कहा जाता था। इसके अंतर्गत वे जंगल के किसी भाग को काट छाट कर साफ करते थे और 2-3 वर्षों तक उस जगह पर खेती करने के बाद उस जगह को की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी, तब वे किसी और स्थान पे वही प्रक्रिया दोहराते थे। इस प्रकार की वो खेती करते थे। चलिए आगे देखते हैं। गैर आदिवासियों और अंग्रेजों के प्रति आदिवासियों का विरोध क्यों हुआ? तो आइए देखिए, आदिवासियों के विरोध के निम्नलिखित प्रमुख कारण है। बहुत कारण थे, लेकिन ये प्रमुख कारण है। क्या है? अंग्रेजों द्वारा अधिक मुनाफा कमाने के लिए जनजातीय क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करते हुए उनके पूर्वजों यानी आदिवासियों के पूर्वजों के द्वारा जोती जाने वाली जमीन को सरकारी दस्तावेजों में दर्ज कर सालाना लगान की राशि तय कर दी गई। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, जिसके चलते विरोध हुआ। फिर दूसरा है, ज़्यादा लगान की राशि चुकाने के लिए कर्ज के चलते उनकी जमीनें नीलाम होने लगी और फिर महाजनों के कब्जे में जाने लगी। और कर्ज देने वाले गैर आदिवासी सेठ महाजन और सूदखोर थे। यह भी एक कारण था विद्रोह का। उसके बाद तीसरा कारण, प्रमुख कारण, वन अधिनियम के चलते बहुत सारी पाबंदियां, जैसे पेड़ नहीं काटना, हर दिन मवेशी नहीं चराना, लकड़ी नहीं चुनना, वो वन के अन्य उत्पाद को नहीं प्राप्त करना इत्यादि, ये सब कारण थे विद्रोह के। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वन अधिनियम से आदिवासियों के किन अधिकारों को छीन लिया गया? यानी वन अधिनियम में आदिवासियों के किन अधिकारों को छीन लिया? तो वन अधिनियम ने आदिवासियों के निम्न अधिकारों को छीन लिया। कौन कौन से? वे वन में से लकड़ियां नहीं चुन सकते थे, वन उत्पाद को प्राप्त नहीं कर सकते थे, पेड़ नहीं काट सकते थे, वन में 2-3 से ज़्यादा जानवरों को चरा नहीं सकते थे, जंगल में प्रवेश वर्जित कर दिया गया, फल फूल इकट्ठा करने या शिकार करने जंगल नहीं जा सकते थे। ये पाबंदियां हो गई। आइए देखिए अगला। ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी समाज में असंतोष पैदा कर दिया। कैसे? ईसाई मिशनरियों का वास्तविक उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना तथा उनका धर्म परिवर्तन करना था।
उन्होंने आदिवासी के धर्म एवं उनकी संस्कृति की आलोचना करना शुरू कर दिया और बहुत से आदिवासियों का धर्म परिवर्तन भी करा डाला। आदिवासी मिशनरियों ने उन्हें यह प्रलोभन दिया वह सेठ, साहूकारों और महाजन से उसकी रक्षा करेंगे। उन्होंने यह प्रलोभन दिया कि यहाँ की छूट गया है, यहाँ की लिख लीजिएगा ऐसे वाला, परंतु वास्तविकता कुछ और थी। ये मिशनरियाँ सेठ, साहूकार, जमींदार और बिचौलियों के साथ मिलकर आदिवासियों का खूब आर्थिक और शारीरिक शोषण करती थी। इन्हीं कारणों से आदिवासी समाज में ईसाई मिशनरियों के प्रति असंतोष पैदा हुआ और आखिरकार अंग्रेजों और गैर आदिवासियों के खिलाफ आदिवासियों ने जगह जगह पर अस्त्र उठा लिया। आइए देखते हैं बिरसा मुंडा कौन थे। बिरसा मुंडा कौन थे, उन्होंने जनजातीय समाज के लिए क्या किया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को छोटानागपुर प्रमंडल के तमाड़ थाना अंतर्गत उलिहातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकद में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कदमी था। शुरू में कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार किया। बाद में ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर मुंडा बन गए। सन 1895 में बिरसा को उनके कुल देवता सिंहबोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली, जिसके अनुसार उसने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया और अंग्रेज शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया। उसने अपने कई अनुयायियों के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और रांची की जेल में 2 जून 1900 को हैजा की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। आइए अगला देखते हैं। अंग्रेज संथालों का शोषण किस तरह किया करते थे। अंग्रेज संथालों का हर प्रकार से शोषण किया करते थे। उन्होंने सबसे पहले तो नई लगान व्यवस्थाओं के तहत उनसे उनकी ज़मीन छीन लिया। हर कदम पर संथालों को अपमानित किया जाता था, मारा पीटा जाता था। संथालों को कर्ज देकर 50 से 500% तक दर से ब्याज वसूला जाता था। जब मन में आता मेहनत कर संथालों की खड़ी फसल पर हाथी दौड़ा दिया जाता था। ये कारण थे विद्रोह शक्ति और इसी प्रकार अंग्रेज जो थे संथालों का शोषण करते थे। जोधानांग कौन था, उसकी उपलब्धियों के विषय में बताइए। जोधानांग नहीं, जादूनांग। जादूनांग मणिपुर के रंगमेय जनजाति का नेता था। राजनीतिक एवं सामाजिक एकता की स्थापना, विदेशी घुसपैठ से सुरक्षा एवं धार्मिक सुधार हेतु उसके नेतृत्व में 1920 में जनजातीय लोगों ने विद्रोह का झंडा क्या किया, झंडा खड़ा किया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जादूनंग ने अपने 13 वर्षीय चचेरी बहन गिंडालियों के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई और नागा राज्य की स्थापना का प्रयास शुरू किया, जिसमें जादूनंग को काफी सफलता मिली। क्लियर है। अब देखिए, जनजातीय विद्रोह में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करना है। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये उपनिवेशवाद के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह में महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संथाल विद्रोह में राधा, हीरा नामक महिलाओं ने गड़ा, साफ, कुल्हाड़ी, लाठी का प्रयोग किया था, जिसके लिए उन्हें अंग्रेजों ने कैद कर लिया, जिन्हें छुड़ाने के लिए फूलों और झानों अंग्रेजी कैंप में घुसकर 21 सैनिकों को तलवार से मार गिराया था। मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा के दोस्त गया मुंडा की पत्नी मानी बुई, बेटी थीगी, नागी और लेम्बू तथा उसकी 2 बहुओं बिरसा के साथी साली और चंपी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ गड़ासा, तलवार, कुल्हाड़ी, लाठी और लोहे की छड़ का प्रयोग किया और साथ दिया। उसके बाद आपको ताना भगत आंदोलन में जतरा भगत के बाद लिथो उराव नाम की जनजातीय महिला ने नेतृत्व संभाला। गोंड जाति की महिलाएं राजमोहनी देवी ने 1940 में के दशक के उत्तरार्ध में से 1950 के दशक के आरंभ तक आंदोलन का नेतृत्व संभाला। आदिवासी महिलाओं ने जनजातीय विद्रोह में जमकर मोर्चा संभाला था। आइए आगे देखते हैं। जनजातीय समाज की महिलाओं का घरेलू उद्योग क्या था। जनजातीय समाज की महिलाएं घरों में चटाई बनाने, बुनाई करने एवं वस्त्र बनाने का काम करती थी। उसके बाद आइए, ये है सेक्शन, आइए करके देखें। तो ये जो पहला सेक्शन है, पहला जो इसका प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के पूर्व जनजातीय समाज के लोगों का जीवन कैसा था, अंग्रेजों की नीतियों से उसमें क्या परिवर्तन आया, वर्ग में शिक्षा के साथ परिचर्चा करें। तो ये वर्ग में शिक्षा के साथ परिचर्चा है, तो इसको आप शिक्षा के साथ परिचर्चा कीजिएगा और शिक्षक हैं आप बच्चों के साथ कीजिएगा। उसके बाद है इसमें दूसरा है, पूर्व भारत का जनजातीय विद्रोह भारत के अन्य भागों के जनजातीय विद्रोह से किस तरह अलग था। आइए देखते हैं। जहां अन्य भागों का जनजातीय विद्रोह सशस्त्र विद्रोह था, जिसमें अंग्रेजों एवं गैर आदिवासी लोगों को हिंसा का निशाना बनाया जाता था, वहीं उत्तर पूर्व भारत का जनजातीय विद्रोह
गैर आदिवासियों को भूभाग से बाहर खदेड़ने का एक राजनीतिक कार्यक्रम था। खास बात यह थी कि इनका आंदोलन आगे चलकर गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ गया। इस तरह से इस पाठ के सभी प्रश्नों का हल आप तक हमने पहुंचा दिया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम बहुत जल्दी अगले पाठ के प्रश्न उत्तर को लेके आएंगे। इस बीच आप सबसे कहना है कि आप अपने पाठ को विस्तार से पढ़ लीजिएगा। मैंने संक्षेप में बता दिया है, चूँकि ये वीडियो प्रश्न उत्तर के लिए है, तो आप उसको विस्तार से ढंग से पढ़ लीजिएगा। शिक्षक हैं तो आप हमको उसको एलेबोरेट कर दीजिएगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।